नमस्कार दोस्तों, आई एम मिलिन। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, क्या सिचुएशन छोड़ के गए थे अंग्रेज हमारे सामने। हमने हमारे देश को कैसे संभाला आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या पॉलिसीज बनानी पड़ी हमारी गवर्नमेंट्स के लोगों को बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, ये सब चीज़ें जानेंगे आज के हमारे वीडियो में। हमारी इकोनॉमी 1950 टू 1990 तक कैसी रही है। हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे 1947 में। अब 200 साल अंग्रेजों के रूल करने के बाद अब हमारे पास पावर आ गई थी कि हम हमारे देश को यहाँ से कैसे लेके चलते, क्या क्या चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है, उनके लिए क्या क्या वेलफेयर स्कीम हम चला सकते हैं। अब इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए हमारे हाथ में पावर आ गई थी। पहले अंग्रेज लोग उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसी बनाते थे। अब हमारी गवर्नमेंट ने, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोशलिज्म की कंडीशंस को ज़्यादा फॉलो किया। लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम सोवियत यूनियन। उस समय यूएसएसआर हम इसे कहा करते थे, जिसमें कई सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। आज के टाइम हम उसे रशिया बोलते हैं, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज वहाँ से अलग होने के बाद मतलब वो सोवियत यूनियन से बाकी सब कंट्री कोई रेफरेंडम मूवमेंट से, कोई इन्वेजन मूवमेंट से वहाँ से कंट्रीज अलग हो गई है। इसी कारण हम उसे रशिया बोलते हैं। सोवियत यूनियन का सोशलिज्म हमसे कैसे डिफरेंट था। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी सोशलिज्म की इकोनॉमी को फॉलो करती थी, जैसे कि सभी फैक्ट्रीज और खेती वगैरह, ये सारी चीज़ों की ऑनरशिप उनके पास हुआ करती थी, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट के पास। वहाँ पर किसी भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था। पर सोवियत यूनियन जैसा सोशलिज्म की इकोनॉमी हमारे यहाँ पे अप्लाई करना टोटली इम्पॉसिबल था। हमारे यहाँ के लीडर्स प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को अप्लाई न करते हुए हमने मिक्स इकोनॉमी को एडप्ट किया, जो हमारी सिचुएशन को उस समय जरूरत थी। हमने एकदम बीच का रास्ता अपनाया था। ना ही हमने पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया और ना ही हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया। हम चल गए बुद्ध की मार्ग पर, मिडल पाथ पर, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ और कैपिटलिस्ट कंट्री में इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट थी। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी चलती कैसी है, क्या इसके अंदर सिस्टम होता है। सबसे पहले हम जानेंगे 3 क्वेश्चंस इकोनॉमी को लेकर, जो हर एक सोसाइटी को पता होने चाहिए। मैं इसमें आपको एग्जांपल्स लेके भी बताऊंगा, ताकि आपको और माइंड में क्लियरिटी बने। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे देश के अंदर किन वस्तुओं का और किन चीज़ों का हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस, मतलब कैसे हम इसे बना सकते हैं। और तीसरा ये सब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने के बाद हम इसको लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हमें करना होगा। आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस को। मार्केट इकोनॉमी में मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा है। आप जाके यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो मेरा चैनल, वहाँ पे मेरी इकोनॉमी के बारे में आपको वीडियो दिखी जाएगी। जो इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर चलती है उसे हम इट कैन बी कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मार्केट में वही चीज़ों का या वही वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाएगा जो डिमांड में है, और वो चीज़ों को या तो डोमेस्टिक मार्केट में या फिर फॉरेन मार्केट में उसे हम बेच सकते हैं। समझो, अगर कार की डिमांड हो रही है तो प्रोड्यूसर के द्वारा कार की ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अब बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी से थोड़ा चीज़ें डिफरेंट होती है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों के बीच उनके परचेसिंग पावर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब समझो, अगर वहाँ पर किसी को घर की ज़रूरत है रहने के लिए और मार्केट में वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल भी है, पर उसे खरीदने के लिए कुछ प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया है, पर एक्चुअली जो लोगों की नीड है पर उनके पास उतने पैसे नहीं है उसे खरीदने के लिए, तो लोग उस घर को नहीं खरीद सकते हैं, और इसे मार्केट में इस नीड को डिमांड भी नहीं कह सकते हम। इसलिए ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसलिए हमने उस टाइम के गवर्नमेंट ने हमारे इन सब को छोड़कर हमने मिक्स इकोनॉमी को अप्लाई किया हमारे यहाँ पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में चीज़ें इसकी थोड़ी अगेंस्ट थी।
यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे समाज को किस चीज़ की एक्चुअली नीड है, और वो समाज की नीड को माइंड में रखकर गवर्नमेंट उसे उस समाज के लिए उसका प्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट को पता रहता है कि उनके लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। पर इसमें एक थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग फैक्टर भी है, जैसा अगर किसी की डिज़ायर कुछ और है इस वस्तु के अलावा जो गवर्नमेंट ने बनाई थी सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग। अगर किसी को कार लेना है और वो कार मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, इसका मतलब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में लोगों की डिजायर्स को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट अपने हाथ में इसका कंट्रोल रखती है। आज के टाइम में भी चाइना इसी टाइप की इकोनॉमी को फॉलो करता है। हमारी यहाँ की इकोनॉमी इनसे काफ़ी अलग चलती है, जिसमें गवर्नमेंट एंड मार्केट दोनों ही डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में। इसको हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स इकोनॉमी में होता क्या है, इसमें मार्केट में लोगों की जो डिमांड्स आ रही है किसी चीज़ को लेकर, उसे मार्केट द्वारा मतलब प्राइवेट सेक्टर द्वारा उसे अच्छी तरह प्रोड्यूस किया जाएगा। और जहाँ की लोगों को एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने में जब प्राइवेट सेक्टर फेल होता है तब आती है हमारी सरकार इन चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए। यही इकोनॉमी को चलाने के लिए हमारी उस टाइम की सरकार के द्वारा 1950 में प्लानिंग कमीशन को लाया गया था, जिसे चेयर करते हमारे प्रधानमंत्री। आज के टाइम हमने इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। प्लानिंग कमीशन मतलब होता क्या है, व्हाट इज अ प्लान। इसमें प्लान वो होता है जैसे कि हमारे देश के रिसोर्सेज को कैसे यूज में लाए। हमारी यहाँ जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो 5 साल के होते हैं। इसे भी हमने सोवियत यूनियन से ही मतलब कॉपी किया है। इस 5 साल के प्लान के अंदर हमने जो स्पेसिफिक गोल बनाए थे हमारी कंट्री को लेकर, खाली उसे ही अचीव करना नहीं होता है, बल्कि उसके आगे भी इसे 20 सालों में कैसे लेके चलना है, ये बात उस 5 ईयर प्लान में हम कहते हैं। इस 20 साल के प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। आपने देखा भी होगा ज़्यादातर हमारे प्लान्स हमारे सरकार के द्वारा देश के हितों को लेकर 2025 तक के बनाए हैं। जैसे कि हमारा टीबी मुक्त भारत का टारगेट 2025 तक रखा है। एक्चुअली 5 साल का प्लान एक बेस देता है पर्सपेक्टिव प्लान को। ये जो प्लान्स में हमारे द्वारा गोल्स को बनाया जाता है, ये गोल्स कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाते हैं। समझो हमारा गोल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, लेबर एम्प्लॉयमेंट को हटाकर। उस समय ऑब्वियसली उस गोल को लेकर समस्या तो आनी है, क्योंकि हम हमेशा हमारी लोगों की एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में इस गोल को लेकर लोगों के द्वारा डिसअप्रूव तो आ ही जाएगा ना। क्योंकि अगर समझो आप किसी मशीनरी का यूज़ कर रहे हो, अभी किसी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर को कम करते हो और बढ़ाते हो, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने मशीनरीज को हायर किया है, और वहाँ तो लोगों की जॉब लॉस हो गई। ये आपने पॉलिसी में न्यू टेक्नोलॉजी को अप्लाई, लोग तो इस पॉलिसी को आपका डिसअप्रूव ही करेंगे ना, उस टाइप का समझो। इसलिए प्लानिंग कमीशन को ये सब गोल्स को प्रॉपर बैलेंस में लेकर ही चलना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी में ड्यूरिंग 1950 टू 1990 में ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, इसे लेकर 5 साल के प्लान में इन चीज़ों को वहाँ पर रखा गया था। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोथ को लेकर। ग्रोथ मीन्स व्हाट दोस्तों? ग्रोथ वो होती है हमारे देश के अंदर जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज की क्षमता को बढ़ाना मतलब ग्रोथ होता है। इसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। समझो आपने एक आधा रेस्टोरेंट को ओपन किया, उसने आपने 2 कुक को रखा और 2 ही वेटर को रखा। उस रेस्टोरेंट में 2 कुक ओनली समझो 50 लोगों का ही खाना बना सकते हैं, और उस खाने को सर्व करने के लिए आपके पास 2 वेटर काफ़ी भी है। पर आपके रेस्टोरेंट में लोग 50 से ज़्यादा आते हैं खाना खाने के लिए, पर उस समय उन एक्स्ट्रा लोगों को आप खाना नहीं दे पाते हो। उन एक्स्ट्रा लोगों को आपको खाना देने के लिए
आपको और कुछ कुक को हायर करना पड़ता है और ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ेगा। उससे आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकोगे और आपका खाना ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। मतलब इससे कैसा है, जैसे आपने समझो इकोनॉमी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन बढ़ता है, उसमें जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को सैलरीज मिलेगी और सैलरीज मिलने के बाद लोग ज़्यादा फिर उनके हाथ में पैसे आएंगे तो वो जीडीपी से में जो भी प्रोडक्शन जो चीज़ें बनी है, गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, तो वो वहाँ से कंज्यूम भी करेंगे, मतलब खरीदेंगे भी। मतलब इसीलिए हमारी इकोनॉमी की क्षमता, जीडीपी की क्षमता बढ़ाना इम्पोर्टेंट रहता है और इसी को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी जीडीपी, न्यूज़ में देखा होगा हमारी जीडीपी की ग्रोथ 7.2% ये हो गई, इस टाइप का। और इस ग्रोथ का बेनिफिट ज़्यादा लोगों को मिलता है, इसे हम हमारा जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में 3 सेक्टर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारा आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कुछ चीज़ें। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है हमारे इंडस्ट्रियल्स, ये कुछ चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स, माइनिंग वगैरह ये सब। और हमारा सर्विस सेक्टर में आता है हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब चीज़ें। नाइनटीन 1990 तक के हमारी जीडीपी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। पहले हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा शेयर हुआ करता, डोमिनेट करता था। पर अब 1990 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर इससे ज़्यादा हो गया और इन दोनों सेक्टर से भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर का शेयर 1990 तक काफ़ी हद तक बढ़ गया। और 1991 के बाद से सर्विस सेक्टर का जो रेट इतने तेज़ी से बढ़ा ना, ये कि हमारे ग्लोबलाइजेशन में इसने इस सर्विस सेक्टर ने हमको आगे बढ़ा दिया। इसकी बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। गोल नंबर 2, मॉडर्नाइजेशन। हमारे यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए हमारे द्वारा नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट किया गया। अभी हमारे यहाँ के फार्मर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे नए सीड वेराइटी को यूज़ कर और फैक्ट्रीज भी नए टाइप की मशीन को यूज़ कर अपना ये प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। इसी को मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। एक और बात, इसमें मॉडर्नाइजेशन का मतलब इसमें नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही यही नहीं होता है, क्योंकि बल्कि इसमें एक सोशल आउटलुक का भी चेंज होता है। जैसे कि मेल और फीमेल का रिकग्निशन एक समान होगा उनके राइट्स को लेकर, इसे भी हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तीसरा है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब जो भी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और मॉडर्नाइजेशन होगा वो हमारे देश के रिसोर्सेज से होना चाहिए, क्योंकि बाहर की देशों से बाहर की देशों से इंपोर्ट कर नहीं होना चाहिए हमारा, मतलब हमारी जो भी हमारे कंट्री में हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, हमारी जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मॉडर्नाइजेशन में हमारी जीडीपी की ग्रोथ बोलती है, वो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज से होनी चाहिए, ना कि हम बाहर के देशों से कुछ खरीद कर लाते हैं, इंपोर्ट कर लाते हैं। उसे हम सेल्फ रिलायंस नहीं कहेंगे। हमारे पहले 7-5 ईयर्स प्लान ने ज़्यादातर फोकस हमारा इस सेल्फ रिलायंस पर ही दिया था। अब बात करते हैं इक्विटी की। समझो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ गई, हमारा मॉडर्नाइजेशन भी हुआ और हम आत्मनिर्भर भी बन गए, पर हम हमारे गरीब लोगों के लिए उनके बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का, हम गरीबों के बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब, जैसे कि गरीबों को बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, जैसे फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर, ये फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना चाहिए हमारे द्वारा। दोस्तों आपको पता है 1950 से एग्रीकल्चर को लेकर थोड़ी चीज़ें डिफरेंट थी। वहाँ पे जो ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, जागीरदारी सिस्टम हुआ करती थी। 1950-1990 में
हमने कुछ एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स किए, जैसा कि ज़मींदारी को हटाकर हमने जो है वो जो किसानों की लैंड थी उनको दिया, ताकि वो अपने आप में मोटिवेट होकर वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना आउटपुट वहाँ से निकाल सके। हमने कुछ काफ़ी हद तक लैंड रिफॉर्म्स किए थे।